संवेदनाओं के आसपास कथा शिल्पी राजेश्वर मधुकर की मानवीय संवेदनाओं की तह को टटोलती कहानियों पर आधारित ऑडियो कहानी संग्रह, जिसे आप तक पहुंचा रहा है उन्हीं की आवाज में कुशीनारा टाइम्स। कहानी गुड बाय हरसूद। हरसूद मध्य प्रदेश का एक स्थान, जिसे विकास के नाम पर जल समाधि के लिए विवश किया गया। हमारी श्रद्धांजलि। मनीषा यह समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मम्मी पापा को उसकी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। बस 2 महीने ही तो बाकी बचे हैं बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में। अरे मैं कब कहती हूं कि पीएचडी कराओ या आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका भेज दो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि अगर हरसूद में डिग्री कॉलेज नहीं होता तो शायद मन रहते हुए भी बीए का मुंह नहीं देख पाती। इम्तिहान करीब है, एक तो ऐसे ही टेंशन है, उस पर मम्मी पापा आफत किए हुए हैं। कैरियर से ज़्यादा इन लोगों को शादी की हो रही है। अरे कौन सा घर छोड़ करके भागे जा रही हूं, या ऐसा कौन सा काम कर दे रही हूं जिससे इन्हें अपनी नाक बचाने की चिंता सता रही है। मनीषा अपने कमरे में बैठी बड़बड़ाती चली जा रही थी। इसी 2 महीने में कोर्स की तैयारी भी करनी है, शादी भी करनी है, ससुराल भी जाना है और ससुराल से आकर इम्तिहान भी देना है। सारी आफत बस इसी 2 महीने में है। अगर कह दूं कि शादी नहीं करूंगी तो मम्मी एक साथ 1000 सवालों की झड़ी लगा देंगी। किसी से कोई चक्कर तो नहीं है। समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मी पापा को कैसे समझाऊं, कैसे बताऊं कि शादी तो करनी ही है, बस कुछ महीने की ही तो बात है। इन्हीं विचारों की उलटबांसी सुलझाने में मनीषा का चेहरा तनाव से बोझिल हो गया था। गले से लेकर कान के आसपास बारीक नीले डोरे की शक्ल में मांसपेशियों में तनाव साफ दिखाई देने लगा। ऐसी विवशता और तनाव से तो इसके पहले कभी भी सामना नहीं हुआ था। निरंतर तनाव की मार झेलती मनीषा का सिर दर्द से फटने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गई। तनाव अपने तीव्रता के अंतिम बिंदु पर पूरी तरह स्थापित हो, जैसे उसके खंडित होते धैर्य को देखना चाहता था। मनीषा के चेहरे पर पसीने की बूंदें भर आईं। तलवे और जीभ के बीच स्थापित नमी तनाव के भेंट चढ़ गई और गला खुश्क हो गया। इन सब स्थितियों से मुक्ति पाने के लिए वो निरंतर प्रयास कर रही थी। इसीलिए अपने तनाव को अस्थायी विराम लगाने के लिए छत पर चली गई और हरसूद को देखने लगी। निहायत खूबसूरत लग रहा था वो। अशांत मन के पथराई हुई आंखों के सामने ऊर्जामय हरसूद की छटा ने जब उसकी आंखों को शीतलता प्रदान की तो किसी एक स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में वह स्वयं को विवश महसूस करने लगी। कुछ देर में ही उसे ऐसा लगा जैसे हरसूद ने आगे बढ़कर अपनी लाडली के सारे तनाव को अपनी झोली में रख उसे तनाव मुक्त कर प्रसन्न रहने के आशीर्वाद से भर दिया। मनीषा स्वयं भी इस परिवर्तन को महसूस कर रही थी। यूं तो हर किसी को अपना जन्म स्थान प्रिय होता है, लेकिन न जाने क्यों हरसूद तो उसे प्राणों से भी प्रिय है। होश संभालने के बाद जब कभी किसी रिश्तेदारी या कहीं और जाना पड़ा, जाने के नाम पर आनाकानी करती रही, और अगर गई भी तो कोई न कोई बहाना बनाकर हरसूद वापस आ गई। सच तो यह है कि वह मान बैठी है कि दुनिया में कोई भी हरसूद से ज्यादा उसे नहीं चाहता, और न वह हरसूद से ज्यादा किसी और को। पर इतना सब होने के बाद भी वो यह मान बैठी थी कि लड़की होने के नाते एक न एक दिन
उसे हरसूद छोड़कर तो जाना ही पड़ेगा। यह उसकी ऐसी विवशता थी जिसे खंडित करने के लिए उसने कभी भी तर्क का सहारा नहीं लिया, क्योंकि समय के समीप तर्क प्रायः मरणासन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ढेर सारे विचार मनीषा के आसपास अस्त व्यस्त बिखरे पड़े थे और इन्हीं विचारों के बीच वह एकांत में छत पर खड़ी थी। शाम अब गदरा चुकी थी। अब हरसूद के माथे तक अंधकार स्थापित हो चुका था। फिर पूर्ववत मुस्कान उसके चेहरे पर थी और हर रोज की तरह आज भी खिलखिलाते हुए जगमग बल्बों और ट्यूबलाइटों की रोशनी में निरंतर डुबकी लगाता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मनीषा हल्का महसूस करने लगी। हालांकि आंखों के कोरों में फैली आंसू की बूंदें अब भी बसेरा डाले हुई थीं, पर अब आंसू का अस्तित्व प्रभावहीन हो चुके थे। तभी जीने पर किसी के पदचाप की आहट हुई। नजर गई तो देखा मम्मी चली आ रही हैं। मनीषा चुपचाप उधर ही देखती रही। उसकी मम्मी बिल्कुल उसके समीप आकर खड़ी हो गई और उसे गौर से निहारने लगी। आखिर मनीषा इस समय एकांत में क्या कर रही है? यह प्रश्न अब निरर्थक बन गया था। उन्हें पता था कि मनीषा पिछले 15-20 दिनों से तनाव के बीच एक एक पल काट रही है, पर क्या करे? उनके सामने जो समस्या है उसके आगे मनीषा का तनाव तो बिल्कुल बौना है, क्योंकि उस समस्या का सीधा सरोकार मनीषा और उसके मम्मी पापा के अस्तित्व से है। इन्हीं विचारों के बीच कुछ देर तक चुपचाप वह मनीषा को निहारती रही। फिर जब ममता की अखंडित लहरों ने धैर्य की तट को निस्तनाबूद कर दिया तो रहा न गया। स्वयं की आंखें भी आंसू से छलक उठीं। अपनी आंसू को यूं ही बहते छोड़ मनीषा की आंखों से आंसू पोंछती हुई बोल पड़ी, मनीषा, हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बेटी। ये सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा है। तुम तो समझदार हो। हम लोगों की व्यवस्था को समझो। तुम्हारे जाने के बाद तो प्रतिपल हम लोगों को रोना ही है। अभी से क्यों रोने के लिए मजबूर कर रही हो? कहते कहते उसकी मम्मी फफक कर रो पड़ी। मनीषा के आंखों में स्थिर और एकत्र आंसू आंखों से निकलकर गालों पर रेखा खींच गए। वह स्वयं भी रोते हुए पूछ पड़ी, आखिर ऐसी क्या व्यवस्था है मम्मी कि 2 महीने का इंतजार भी नहीं किया जा सकता? मनीषा ने मम्मी से प्रश्न किया। मम्मी कुछ देर तक उसे निहारती रहीं, फिर बोल पड़ी, बेटी, क्या इतना काफी नहीं कि हम लोग विवश? तुम्हारे मन में विचारों के निरंतर जो ज्वार उठ रहे हैं, हम लोग उससे अनजान नहीं। पर बात ही कुछ ऐसी है कि हम लोग उस पर ध्यान देने की स्थिति में नहीं है। बस ये समझो कि तुम्हारी डोली इस शहर से चली जाए, यह सबके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मम्मी की बातें जैसे मनीषा के सिर के ऊपर से निकल गईं और मम्मी के कहने पर वह चुपचाप उसके साथ बैठक में चली आई। दिन प्रतिदिन घटनाक्रम ऐसे बदलते रहे और बनते गए कि शहर के जानी दुश्मन जिगरी दोस्त बनने लगे और दोस्त जान से भी ज्यादा प्यारे। न जाने क्यों हर रोज हरसूद के तेवर में बदलाव आ रहा था। मनीषा ये समझ नहीं पा रही थी। अब हरसूद भी बराबर उदास रहने लगा। शाम होते ही खामोशी के साथ अंधेरे की कथरी में मुंह छुपाकर सारी रात चुपके चुपके रोया करता था और सुबह होते ही रात भर जगी अलसाई और बोझिल आंखों से समय की मार से आहत लोगों के बुझे बुझे चेहरों को निहारता रहता था।
उसे तो अपने अस्तित्व के समाप्ति के दिन और समय तक की जानकारी हो चुकी थी, पर अनभिज्ञ थी तो बस मनीषा। 2 माह का समय ही क्या होता है, उस पर भी बेटी की शादी का समय हो तो 1-2 साल भी मायने नहीं रखते। अब रिश्तेदार, मित्र और शहर के लोगों का आना जाना अचानक बढ़ गया। खरीदारी की फहरिस्त बनने लगी, सामान भी खरीद कर आने लगे। मनीषा चुपचाप बदलाव को महसूस करती रही। बचपन से लेकर कॉलेज तक की सहेलियों का आना जाना बढ़ गया। सब कुछ अपने नियत कार्यक्रम के अनुसार ही हो रहा था। सबको पता था कि क्या हो रहा है, मगर बस अनजान थी तो मनीषा। 2 माह के सारे दिन यूं ही फुटकर में एक एक करके खर्च हो गए। शादी के हफ्ते भर पहले से घर की रौनक बढ़ गई, पर वह खामोश थी और उसके साथ ही खामोश था उसका घर, जिसे बड़े प्यार से रंगाई पुताई कराकर सजाया गया था। कुछ लोगों ने बाबू देवकी प्रसाद से मना किया था कि घर को बेकार में रंगवाने पुतवाने से क्या फायदा, पर मना करने वालों के मुंह पर देवकी प्रसाद ने यह कहकर ताला लगा दिया, पुश्तैनी मकान है, बाप दादा के जमाने से हमारे सुख दुख का साथी रहा, तमाम यादों का चश्मदीद गवाह है। शादी के मौके पर सभी नए कपड़े पहन रहे हैं। आखिर इस बेचारे की क्या गलती जो इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए। शादी के दिन कब सुबह हुई और कब शाम हो गई किसी को पता नहीं चला। न कोई खास उत्साह, न नाचना कूदना, न हंसी मजाक। बारात और बैंड बाजे भी मात्र औपचारिकता का निर्वाह ही कर रहे थे। रात में फेरे हुए, मंत्रोच्चार हुआ। बड़े बुजुर्गों ने आंसू बहा बेटी को आशीर्वाद दिया, लेकिन हरसूद सारी रात जागता रहा और सुबह जब डोली उठी, अपनी बेटी को डबडबाई हुई आंखों से अपने से दूर जाते हुए देखता रहा। वह बिना व्यवधान सिर्फ देखना चाहता था, क्योंकि मनीषा को तो नहीं, उसे तो पता था कि उसकी मृत्यु दंड की तारीख तय हो चुकी है। संभवतः अंतिम बार ही देख रहा है वो अपनी लाडली को। मनीषा चली गई, परंतु ससुराल में भी वह उन अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर ढूंढती रही। धीरे धीरे रहस्य की परतें इतनी मोटी हो गई थीं कि सारे प्रयास विफल होते हुए नजर आ रहे थे। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि बिना प्रयास ही त्रासदी की प्राणघातक ऐसी गर्म हवा चली कि रहस्य की परतें पिघलने लगी। मम्मी पापा का फोन सुनते ही उसका हृदय कांप उठा। उसने जब प्रश्न किया तो देवकी प्रसाद ने रुधे हुए कंठ के साथ अपनी लाडली को मात्र इतना ही कहा, बेटी हरसूद अब नहीं बचेगा। जिस आंगन में तुम्हारा बचपन बीता है वो भी नहीं बचेगा। जिस चौखट को लांग कर तुम डोली में बैठी थी, अब वो भी नहीं बचेगा। नहीं बचेगा बेटा। वो नीम का पेड़ जिस पर झूला डालने के लिए छुटपन में तुम जिद किया करती थी, वो बाग जिसकी अम्मियां खाने के लिए जेठ की दोपहरी में चोरी चोरी भाग जाया करती थी, वो बूढ़ा बरगद जिसके नीचे अपने सहेलियों के साथ घरौंदा बनाकर
गुड़िया का ब्याह रचाया करती थी। इन सब का अस्तित्व हरसूद के साथ ही समाप्त हो जाएगा। आकर देख जा मनीषा, अपने हरसूद को देख जा। जल्दी आना, अन्यथा देर हो गई तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तुम्हारा बचपन इस घर में बीता, बस इसीलिए मेरी इच्छा थी कि तुम्हारी डोली भी इसी घर से जाए। बस यही कहते कहते देवकी प्रसाद का गला रुध गया। मनीषा भी रो पड़ी। मनीषा ठीक उसी दिन पहुंची जिस दिन हरसूद के अस्तित्व की उल्टी गिनती चल रही थी। वह खामोश था। घर खाली हो चुके थे। अपने घर में पहुंचते मनीषा छाती पीट पीट कर रोने लगी और अपने उजड़े हुए इस घर में बचपन की यादों को समेटने लगी। पापा जब टॉफी नहीं लाते थे तो यहीं पर मैं रूठ कर बैठ जाती थी और यहां मां की पुरानी चूड़ियां, कुछ पुरानी साड़ियों के टुकड़े, शीशी बोतल के ढक्कन, खाली पाउडर के डिब्बे और किचन सेट इकट्ठा कर सहेलियों के साथ खाना बनाने का खेल खेला करती थी। और यहां अपनी गुड़िया रानी को बोतल से दूध पिलाया करती थी। इसी आंगन में तो एक तुलसी का बिरवा था जिसकी मम्मी रोज पूजा करती थी और मैं प्रसाद की लालच में घंटों आगे पीछे घूमा करती थी। तभी बाबू देवकी प्रसाद अपने उजड़े हुए घर की आंगन में दाखिल हुए। मनीषा को रोते हुए देखकर अपनी लाडली को गले से लगाकर खुद भी फफक कर रो पड़े और मनीषा को सांत्वना दिलाते हुए उधर ही लेकर चले गए जिधर हरसूद के निवासी अपने प्रिय के मृत्युदंड पर आंसू बहा रहे थे। मनीषा भी जाकर खड़ी हो गई क्योंकि सबके साथ वह भी अपने प्रिय को उसके अस्तित्व के अंतिम क्षण तक देखना चाहती थी। उद्घोषणा हुई, पानी छोड़ दिया गया, एक तूफान आया, लोग चीख पड़े और बस कुछ क्षण में हरसूद को जबरन पानी में डुबाकर उसकी हत्या कर दी गई। सब छाती पीट पीट कर रो पड़े पर मनीषा खामोश थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी प्रथम किलकारी से डोली में बैठने तक के हरसूद के प्यार को याद कर रही थी। हरसूद का अस्तित्व एक ही पल में वर्तमान से अतीत बन गया। वह एक टक उसे देखती रही। उसके सूखे हुए होठों की परतें थोड़ी सी हिली डुली और एक शब्द निकलकर उसी जल समाधि में समा गया। गुड बाय हरसूद। आपको कहानी कैसी लगी ये हमें जरूर बताएं। आपके विचार आमंत्रित हैं। हमें ईमेल करें madhukarrajeshwar@gmail.com।